हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे सोशल साइंस गाला पेपर 3 का सेक्शन सी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सी कितने मार्क्स का होगा? 18 मार्क्स का। ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चंस आउट ऑफ 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 से लेकर 46 तक सेक्शन सी है। पहला क्वेश्चन है, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट हड़प्पा एज एन एशियंट टाउन ऑफ इंडिया। 1921 में सर जॉन मार्शल और कॉलोनल मेके के लीडरशिप में किसने ये डिस्कवर किया था हड़प्पा सिविलाइजेशन? दयाराम सैनी। इनका नाम याद रखना है, दयाराम सैनी। कहां से डिस्कवर किया था? फ्रॉम मोंटेगेमी इन पंजाब डिस्ट्रिक्ट नियर हड़प्पा। द रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके रिमेन्स हमको कहां से मिले? तो रापर इन हिमालयन रीजन, आलमगीर एट मेरठ इन यूपी, फिर कालीबंगन राजस्थान। यहां पर हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिमेन्स मिले। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में लोथल एट ढोलका, धोलावीरा, रंगपुर नियर सौराष्ट्र, श्रीनाथगढ़, रोजड़ी नियर गोंडल एसेट्रा। ठीक है, ये मैच द फॉलोइंग में भी आता है तो याद रखना। द रीजन ऑफ सप्त सिंधु, यानी कि जहां 7 नदियां बहती हैं, वो सप्त सिंधु जो रीजन है वो कहलाता है हमारा इंडियन कल्चर। और द कल्चर विच डेवलप्ड हियर, यानी कि सप्त सिंधु के पास जो कल्चर डेवलप हुआ है उसी को कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। Now, the town planning of Harappa civilization was very systematic. यहाँ के roads, drainage system, public bath, सब कुछ बहुत ही systematic था. Its granaries and forts were remarkable. Granaries यानी कि जो बड़े बड़े halls होते थे grains को store करने के लिए, और people of that age were fond of wearing ornaments. ठीक है, ऑर्नामेंट्स पहनने का शौक था और सच रिमेन्स हैव बीन फाउंड। ठीक है, तो ऑर्नामेंट्स के रिमेन्स मिले हैं जिनसे पता चलता है कि दे वर फाउंड ऑफ वियरिंग ऑर्नामेंट्स। क्लियर? तो ये था हड़प्पा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन टाउन प्लानिंग ऑफ एशियन इंडिया। अब एशियन इंडिया की बात करें यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहां के लोगों की जो टाउन प्लानिंग थी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, लेकिन पर्टिकुलरली अगर बात करें तो मोहनजोदारो की बेस्ट थी। क्या लिखा है? वर अहेड ऑफ टाइम्स, यानी कि समय से आगे थे। ऐसा ड्रेनेज सिस्टम तो आज भी हमको देखने नहीं मिलता जैसा मोहनजोदारो के टाइम पर था। ठीक है, सो दे वर अहेड ऑफ टाइम्स इन रिस्पेक्ट टू द टाउन प्लानिंग। टाउन्स वर डिवाइडेड इनटू 3 डिविजन्स। पहले में क्या था? सिटाडल फॉर रूरल। सिटाडल क्या होता है? किला। तो रूलर्स के लिए किला। फिर उसके नीचे वाले पार्ट में हाउस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, यानी कि जो पूरा मैनेजमेंट करते हैं। ऑन द अपर पार्ट ऑफ द टाउन विच वॉज सेफ एंड वेल प्रोटेक्टेड। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे इनके घर पे कितने रूम्स होते थे? 2 to 5 रूम्स। अब लोअर स्ट्राटा, जो लोअर पार्ट है, वहां पर रेसिडेंस ऑफ कॉमन पीपल। कॉमन पीपल कहां रहते थे? लोअर पार्ट में। ठीक है, और इनके जो घर है दे वर कंस्ट्रक्टेड ऑफ हैंडमेड ब्रिक्स। ठीक है, हाथों से बनाए जाते थे। तो ये था पूरा 3 डिवीजन, सिटाडल रूलर्स के लिए, उसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स और फिर नीचे कॉमन पीपल। द टाउन्स वर फोर्टिफाइड, यानी कि चारों तरफ से प्रोटेक्टेड थे। द टाउन्स हैड वेल प्लान्ड रोड, सिस्टमैटिक ड्रेनेज सिस्टम, पब्लिक बाथ एंड पब्लिक बिल्डिंग। हर चीज की फैसिलिटी थी और वो भी बहुत ही ज्यादा सिस्टमैटिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन तक्षशिला यूनिवर्सिटी। सो तक्षशिला यूनिवर्सिटी वॉज लोकेटेड एट, कहां पर है? रावलपिंडी, जो आज के पाकिस्तान में है, एंड वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ गांधार रीजन। तो जो तक्षशिला है वो गांधार रीजन की कैपिटल सिटी थी। क्लियर? दिस यूनिवर्सिटी इम्पार्टेड एजुकेशन इन 64 सब्जेक्ट्स में यहाँ पर पढ़ाया जाता था। और जो ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो आश्रम में रहकर ही गुरु के साथ प्रैक्टिस करते थे। और जीवक, द डिसिपल ऑफ लॉर्ड बुद्धा, तो लॉर्ड बुद्धा का जो शिष्य है जिसका नाम है जीवक, उसने आयुर्वेद की जो पढ़ाई की है वो कहां से की? तक्षशिला से ही की है। अकॉर्डिंग टू बिलीव दिस यूनिवर्सिटी वाज नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ तक्ष, द सन ऑफ भरत, ब्रदर ऑफ लॉर्ड राम, बोर्न इन रघुकुल। तो रघुकुल के राजा लॉर्ड राम, ये 4 भाई थे, लॉर्ड राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो जो भरत है उनके बेटे का नाम तक्ष है और उन्हीं के नाम पर यूनिवर्सिटी का नाम पड़ा तक्षशिला। It was a renowned education center of 7th century की यूनिवर्सिटी है। In spite of the limit allotted of 20 students per टीचर, क्या लिमिट थी कि एक टीचर 20 स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के टीचर्स 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। अब यहाँ दूर दूर के शहरों के बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे, जैसे कि वाराणसी, ठीक है, यूपी, मिथिला बिहार में हो गया, उज्जैन एमपी, यहाँ से बच्चे पढ़ने आते थे। फिर प्रिंस ऑफ वाराणसी और प्रसेनजीत
और द किंग ऑफ कौशल, द ग्रेट ग्रामेरियन पाणिनि एंड एक्सपर्ट पॉलिटिशियन कौटिल्य, इन सब ने यहीं से ही एजुकेशन लिया है। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? चाणक्य, और इनका एक और नाम है विष्णुगुप्त। तो 3 नाम है, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ये थे एक्सपर्ट पॉलिटिशियन, और इनकी बुक का नाम क्या है जो वर्ल्ड फेमस है? अर्थशास्त्र। ओके, तक्षशिला वॉज द बेस्ट सेंटर फॉर हायर एजुकेशन, वेदास का एजुकेशन, मिलिट्री साइंस, गज विद्या यानी कि एलिफेंट से रिलेटेड है, आर्चरी, ग्रामर, फिलोसफी, वॉरलॉर्ड, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, फिर चाइनीज स्कॉलर फाहीन, इसका नाम याद रखना है, इसने विजिट की थी ये यूनिवर्सिटी इन दी बिगनिंग ऑफ 5th सेंचुरी और बहुत ही ज्यादा इंडियन एजुकेशन को प्रेज किया था। नेक्स्ट, What is called as mountain soil? तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से this type of soil is found in the valley and slopy regions of Himalayas at an altitude of 2700 to 3000 meters, इतनी ऊंचाई पर ये सॉइल मिलती है। इट इज वेरी थिन एंड इज अंडरडेवलप्ड। अंडरडेवलप का मतलब है कि माउंटेन सॉइल की ज्यादा लेयर नहीं बनी होती है और ये सैंडी और रॉकी होती है और आसानी से वाटर को एब्जॉर्ब भी कर लेती है। ठीक है, ये मैच्योर सॉइल नहीं है। दिस सॉइल इज फाउंड इन आसाम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। In Himalayas, the soil is found in the regions of pine and chid trees. तो जहां पर पाइन और चिड ट्रीज हैं वहां पर भी कैसी सॉइल मिलेगी आपको? माउंटेन सॉइल। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। यूनिवर्सल रिसोर्सेज क्या होते हैं? तो द रिसोर्सेज विच इज फाउंड एवरीवेयर इन नेचर, जैसे कि एटमोस्फेयर में जो भी गैसेज हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है? यूनिवर्सल रिसोर्सेज में आते हैं। रिन्यूएबल यानी कि दोज रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्लेनिश्ड और रीन्यूड नेचुरली ओवर टाइम, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो खत्म नहीं होते, जैसे एयर, वाटर, विंड, सोलर एनर्जी, ऐसा नहीं है कभी खत्म हो जाएंगे, नेचर इनको बनाता ही रहता है। सो दीज ऑल आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं? द रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी इमीडिएटली रिप्लेस्ड वंस दे आर डिप्लीटेड। अगर एक बार ये खत्म हो गए तो इनको दोबारा से बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम हजारों साल का लगता है, जिसमें जनरेशन की जनरेशन बीत जाएंगी। एग्जाम्पल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ये सब कार्बनाइजेशन प्रोसेस से बनती है, जिसका जो टाइम पीरियड होता है वो हजारों साल का होता है। इसलिए अगर एक बार ये खत्म हो गए तो उनको दोबारा लाना इज नॉट दैट इजी। ओके, नेक्स्ट, मेंशन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो गाला पेपर 2 का सेक्शन C 43 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें यही सेम है, ऑब्जेक्टिव्स उसमें लिखे हैं, तो आप वहां से देखकर लिख लेना। अब ये ऑलरेडी है तो इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लिया इसकी जगह पर। व्हाट इज मेंट बाय लिबरलाइजेशन, मेंशन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो 1991 में इंडिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अडॉप्ट किए थे। उस टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे नरसिम्हा राव। ठीक है, तो क्योंकि इंडिया को आगे बढ़ना था, डेवलपमेंट चाहिए था, तो वर्ल्ड से ट्रेड भी करना जरूरी होगा और प्राइवेट सेक्टर को थोड़ी छूट देना भी इंपॉर्टेंट था आगे बढ़ने के लिए। तो हमने 3 चीजें अडॉप्ट की थी, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पे लिबरलाइजेशन के बारे में पूछा है। क्या मतलब होता है? गवर्नमेंट ग्रेजुअली रिड्यूसेस द रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स इम्पोज्ड ऑन प्राइवेट सेक्टर एंड एनकरेजेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दिस इज नोन एज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। अब यहां पर ध्यान देना कि गवर्नमेंट सारे रिस्ट्रिक्शन हटा नहीं दे रही है, जितने भी प्राइवेट सेक्टर पे कंट्रोल्स और रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे उनको धीरे धीरे करके रिड्यूस कर रही है। रिस्ट्रिक्शंस और कंट्रोल्स को कम किया जा रहा है ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एनकरेजमेंट मिले, प्राइवेट सेक्टर भी डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसमें कंट्रीब्यूट कर सके। सो दिस इज लिबरलाइजेशन। इसके एडवांटेज क्या है? लिबरलाइजेशन की वजह से प्राइवेट सेक्टर को अपॉर्चुनिटी मिली कि बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिना किसी हिंड्रेंस के वो इंडस्ट्रीज खोल सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इंडिया में इंडस्ट्रीज खुलना चालू हुई, जिसकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। अब प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ? उसकी वजह से हम हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है वो तो पूरा कर ही देते थे, उसके बाद जो बचता था वो हम एक्सपोर्ट कर देते थे। तो प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से हमारा जो ग्लोबल ट्रेड है वो भी इंक्रीज हो गया। बिकॉज ऑफ एक्सेप्टिंग पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, ग्लोबल trade started getting an impetus and there has been increase in global trade। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हमारा बढ़ गया प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर बढ़ेगा तो क्या इंक्रीज होगा? फॉरेन एक्सचेंज, रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी इंक्रीज हो गया, क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेन करेंसी हमारे यहाँ आती है, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी इंक्रीज हो गया। फिर
चौथा एडवांटेज है कि इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इंक्रीज ड्यू टू लिबरलाइजेशन। अब क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आ गया है, हम वर्ल्ड के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो इंडिया भी ये चाहेगा कि जो दूसरी कंट्री है वो हमारे इन्वेस्ट करे। अगर हमको दूसरी कंट्री से अपना इन्वेस्ट करवाना है तो सबसे पहले हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज होनी चाहिए वो बेस्ट होनी चाहिए, तभी जाके कोई दूसरी कंट्री इन्वेस्ट करेगी। इसलिए फिर हमने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को भी अच्छा कर दिया, ठीक है। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इंस्पाइट ऑफ डिक्रीज इन रिस्ट्रिक्शंस कम करे गए, पूरे हटाए नहीं गए थे, कम करे, लेकिन मोनोपोली पर चेक नहीं रख पाए। मोनोपोली यानी कि सिंगल सेलर इन द मार्केट। अगर कोई प्रोडक्ट का मार्केट में एक ही प्रोड्यूसर होगा तो वो अपने हिसाब से प्राइस उसका सेट करेगा, ठीक है। तो मोनोपोली गवर्नमेंट से चेक नहीं हो पाई। फिर एज फोकस हैज ओनली बीन पेड ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर, सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर में ध्यान दिया जा रहा था, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो पीछे रह गया। अब एग्रीकल्चर सेक्टर पीछे रह गया और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर ही आगे बढ़ा, तो क्या उससे की वजह से क्या हो गया, इंक्रीज इन डिस्पैरिटी ऑफ इनकम, यानी कि अमीर और गरीब का जो गैप है वो बढ़ गया। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इंपोर्ट्स एंड डिक्रीज इन एक्सपोर्ट, फॉरेन डेट हैज इंक्रीज। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो हो रहा था, पर हमारा इंपोर्ट ज्यादा हो जा रहा था और एक्सपोर्ट हम इतना कर नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से जो फॉरेन डेट यानी कि जो कर्जा है वो हम पर बढ़ता गया। सो दीज आर दी 4 डिसएडवांटेजेस ऑफ लिबरलाइजेशन। फिर क्वेश्चन है, व्हाट प्रिकॉशन शुड अ कंज्यूमर टेक व्हाइल परचेजिंग गुड्स। कोई भी 3 पॉइंट लिखने हैं, ये जो ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर में है उसी का 3 पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा है। तो व्हाइल परचेजिंग अ प्रोडक्ट कंज्यूमर शुड नॉट मेक एनी कॉम्प्रोमाइज, क्वालिटी या किसी भी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, उसकी सेफ्टी से। ही शुड ऑलवेज इंसिस्ट ऑन परचेजिंग अ प्रोडक्ट आफ्टर चेकिंग। कभी भी कोई हम प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो उसकी पैकेजिंग चेक करनी है, रेट, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, बैच नंबर, वेट, एक्सपायरी डेट, नेम ऑफ प्रोड्यूसर, एड्रेस, ये सारी चीजें चेक करने के बाद ही हमको कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, while purchasing a product if the consumer finds that the product is adulterous यानी कि कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट उस प्रोडक्ट में है जो मेंशन ही नहीं है, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स मेंशन होते हैं ना, तो उनके अलावा भी कुछ ऐसी चीज जानबूझ के डाली गई है और उसको मेंशन भी नहीं किया, इसको बोलेंगे एडल्टरर। या फिर प्रोडक्ट डुप्लीकेट है, फेक है, या फाइंड्स डिक्रीज इन वेट। लेट्स से कि उसमें 1 kg लिखा है, पर जब एक्चुअल वेट करा तो 900 ग्राम्स ही निकला, ठीक है, तो वेट कम है। He should immediately bring it to the notice of trader। तो सबसे पहला स्टेप तो यही होता है कि जिससे खरीदा है उसी को बताओ ये सारी प्रॉब्लम्स। एंड इफ ट्रेडर डिलेज, अगर वो कोई भी सॉल्यूशन लाने में देरी करता है तो जो कंज्यूमर है वो एप्लीकेशन अथॉरिटीज को सबमिट कर सकता है या कंज्यूमर कोर्ट जा सकता है आस्किंग फॉर रिड्रेसल यानी कि जो भी उसको नुकसान हुआ है उसका कॉम्पेंसेशन के लिए। दस, कंज्यूमर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। सिर्फ राइट्स नहीं, ड्यूटीज भी कंज्यूमर को ध्यान रखनी चाहिए। एट द टाइम ऑफ परचेजिंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम मेनी प्रोडक्ट्स, चॉइस हैज टू बी मेड। अब मार्केट में एक ही प्रोडक्ट के कितने सारे चॉइसेस हैं, है ना, तो हमको क्या करना है, कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले प्रॉपर चॉइस करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, While choosing a product, they should have all the information, यानी कि उस प्रोडक्ट के बारे में हमको सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए खरीदने से पहले। लेबल चेक करना चाहिए, फिर जो इंफॉर्मेशन एडवर्टीजमेंट में थी क्या सच में वो इंफॉर्मेशन, वही सेम इंफॉर्मेशन वो प्रोडक्ट में है या नहीं। फिर लाइक अ डिस्क्रीट मतलब क्या होता है, केयरफुल। तो केयरफुल कंज्यूमर और एज अवेयर कंज्यूमर की तरह हमको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। एज अ कंज्यूमर हिज डिसीजन एंड बिहेवियर शुड बी वाइज, इंटेलिजेंट, कैलकुलेटिव एंड बियरिंग कॉमन सेंस। तो कोई भी चीज खरीदने से पहले जो डिसीजन होना चाहिए वो बहुत ही केयरफुल, सो दैट ही मे बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड चीटिंग। तो अगर कंज्यूमर वाइज, इंटेलिजेंट और कैलकुलेटिव डिसीजन लेगा तो वो चीटिंग से बच सकता है और एक्सप्लॉयटेशन से भी। क्लियर? नेक्स्ट, स्टेट द राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, एनी 3। तो लिस्ट तो सारे कर देने हैं। कितने राइट्स हैं? 6। राइट टू सेफ्टी, राइट टू गेट इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड और राइट टू रिप्रेजेंट, राइट टू सीक रिड्रेसल और राइट टू गेट कंज्यूमर एजुकेशन। हम पहले 3 डिस्कस कर लेते हैं। राइट टू सेफ्टी, कंज्यूमर हैज द राइट टू बी प्रोटेक्टेड इफ द कम्युनिटी और सर्विस इज डेंजरस और हार्मफुल। तो उसको प्रोटेक्शन यानी कि सेफ्टी का हक है। ही हैज द राइट टू गेट प्रोटेक्शन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो अगर वो प्रोडक्ट उसको हार्म करता है तो उसको मेंटेनेंस के लिए कॉम्पेंसेशन मिलना उसका राइट है। राइट टू चूज, कंज्यूमर हैज द राइट टू एक्सेस अ वैरायटी ऑफ गुड्स, यानी कि कोई उसको फोर्स नहीं कर सकता कि यही प्रोडक्ट खरीदना है। मार्केट में इतने सारे गुड्स अवेलेबल हैं, इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो जो कंज्यूमर की मर्जी होगी वो वही चूज करेगा।
at a competitive rate, choosing a commodity or service which would earn maximum profit and has good quality, जो सबसे अच्छा satisfaction देगा, जिसकी quality अच्छी होगी और rate भी सही होगा, वो consumer अपने हिसाब से खरीदेगा. Objective of right to choose is to confirm reasonable price, satisfactory service and assurance of quality. तो price, service और quality ये तीन चीजें देखी जाती हैं. Consumer has the freedom to choose such a commodity which is most convenient. तो उसको अपने हिसाब से goods choose करने का right है. तीसरा है राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन. अब वो प्रोडक्ट कैसा है उसकी इन्फॉर्मेशन जानना ये कंज्यूमर का हक है. द कंज्यूमर शुड हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, कैपेसिटी, प्योरिटी, क्लास स्टैंडर्ड, यूसेज, प्राइस एसेट्रा ऑफ कमोडिटी और सर्विसेज सो दैट ही मे बी प्रोटेक्टेड इन मार्केट अगेंस्ट मैल प्रैक्टिसेस और करप्ट प्रैक्टिसेस. तो अगर इस सब के बारे में उसको पता होगा तो वो माल प्रैक्टिसेस या फिर एक्सप्लॉयटेशन से कंज्यूमर खुद बच सकता है. द कंज्यूमर गेट्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम, अब उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कहां से? तो लेबल पैकिंग से, एडवर्टीजमेंट से, प्राइस लिस्ट, गवर्नमेंट पब्लिक न्यूज और रिपोर्ट्स. इन सारे सोर्सेज से कंज्यूमर इंफॉर्मेशन ले सकता है और एक्सप्लॉयटेशन से बच सकता है. क्लियर? फिर आता है स्टेट द चैलेंजेस फेस्ड बाय ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एक्सप्लेन एनी वन इन डिटेल. तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो पूरा फोकस है एक कंट्री के सिटीजन्स की ग्रोथ पर. सो द चैलेंजेस विच कम इन द वे ऑफ प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड विच आर स्पेशली फोकस्ड ऑन. तो तीन हिंड्रेंस है या तीन चैलेंजेस हैं: हेल्थ, सेक्स रेशियो और वुमेन एम्पावरमेंट. यहाँ पे सिर्फ कोई एक ही डिस्कस करना है तो हम हेल्थ को डिस्कस कर लेते हैं. तो हेल्थ इज एन इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल एसेट. अगर हमारे पास बहुत स्किल्स है, टैलेंट है, पर अगर हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो फिर वो स्किल और टैलेंट कोई काम का नहीं, क्योंकि उसको दिखाने के लिए हमको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी. इसलिए हेल्थ इज एन इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल एसेट. In order to make an individual family and social life great, अगर किसी को अपनी फैमिली और सोशल लाइफ अच्छी बनानी है तो ये बहुत जरूरी है उसके लिए कि वो पर्सन कैसा हो, हेल्दी हो. इन डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया, अटेंशन हैज बीन फोकस्ड ऑन पॉपुलेशन. अब इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, हमने जो हमारा फोकस है वो शिफ्ट कर दिया है किस पर? पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कॉमन डिसीजेस से कैसे डील करे, माल न्यूट्रिशन से, हैंडीकैप, कंटेजियस डिसीज जैसे कि एड्स और मेंटल डिसऑर्डर, इन सब पर इंडिया ने फोकस कर दिया है. एंड वी हैव एबल टू मेक अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट इन द चाइल्ड हेल्थ एंड चाइल्ड डेथ रेट बाय चाइल्ड वैक्सीनेशन प्रोग्राम. तो चाइल्ड वैक्सीनेशन प्रोग्राम क्या होता है? टीकाकरण. उसके थ्रू हमने काफी ज्यादा जो चाइल्ड डेथ रेट है वो कम हो गया है, यानी कि चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट जो है वो कम हो गया है. वैक्सीन कौन कौन सी? OPV वैक्सीन है पोलियो के लिए, BCG है ट्यूबरकुलोसिस के लिए. ठीक है. फिर डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, विटामिन और आयरन, इन तीन की डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए कैंपेन भी स्टार्ट कर दिया गया है. और प्लेग, स्मॉल पॉक्स, लेप्रोसी, ये जो बीमारियां हैं ये इंडिया से इरेडिकेट हो चुकी हैं, यानी कि खत्म हो चुकी हैं. फिर डिसीजेस लाइक मीजल्स, चिकन पॉक्स, मलेरिया, डेंगू, हेपेटाइटिस, लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिसीजेस एसेट्रा हैव बीन कंट्रोल्ड सब्सटेंशियली. और ये सारे डिसीजेस में भी हमने काफी अच्छा कंट्रोल कर दिया है, यानी कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है. एज अ रिजल्ट मैन इज लीडिंग अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ. ठीक है. तो इंडिया हैज इंप्रूव्ड अ लॉट इन हेल्थ सेक्टर, लेकिन फिर भी अगर दूसरी कंट्री के साथ कंपेयर करें तो काफी इंप्रूवमेंट अभी बाकी है. तो ये था पूरा सॉल्यूशन सोशल साइंस गाला पेपर 3 सेक्शन सी का. आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर आपको ये सॉल्यूशन PDF के फॉर्म में चाहिए तो वो हमारी ऐप UGT पर आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.